आदरणीय अध्यक्ष जी, हर सेक्टर में एससी, एसटी, ओबीसी को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उस दिशा में हमने बहुत मजबूती के साथ काम किया है। मैं आज इस सदन के माध्यम से देशवासियों को उनके सामने एक अहम सवाल रखना चाहता हूं और अध्यक्ष महोदय, जरूर देशवासी मेरे इस सवाल पर चिंतन भी करेंगे और चौराहे पर चर्चा भी करेंगे। कोई मुझे बताएं, क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या? मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिला। जमीन आसमान का अंतर होता है, रात दिन का अंतर होता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम एससी एसटी समाज को कैसे सशक्त कर रहे हैं? आदरणीय अध्यक्ष जी, समाज में तनाव पैदा किए बिना एकता की भावना को बरकरार रखते हुए समाज के वंचितों का कल्याण कैसे किया जाता है, इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। 2014 में 2014 से पहले हमारे देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी। 2014 के पहले मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 थी। आज 780 मेडिकल कॉलेज हैं। अब मेडिकल कॉलेज बड़े हैं तो सीटें भी बड़ी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण एंगल है आदरणीय अध्यक्ष जी, और इसलिए कॉलेजें बड़ी हैं, सीटें भी बड़ी हैं। 2014 में हमारे देश में एससी छात्रों की 2014 से पहले हमारे देश में एससी छात्रों की एमबीबीएस की सीट 7,700 थी। हमारे आने से पहले दलित समाज के हमारे 7,700 युवा डॉक्टर बनने की संभावना थी। 10 साल हमने काम किया, आज संख्या बढ़कर एससी समाज के 17,000 एमबीबीएस डॉक्टर की व्यवस्था की है। कहां 7,700 एंड कहां 17,000? अगर दलित समाज का कोई कल्याण का और समाज में तनाव लाए बिना
एक दूसरे के सम्मान को बढ़ाते हुए आदरणीय अध्यक्ष जी 2014 के पहले एसटी छात्रों के लिए एमबीबीएस की सीटें 3,800 थी। आज ये संख्या बढ़कर लगभग 9,000 हो गई है। ट्वेंटी 14 के पहले ओबीसी के छात्रों के लिए एमबीबीएस में 14,000 से भी कम, 14,000 से भी कम सीटें थी। आज इनकी संख्या लगभग 32,000 हो गई है। ओबीसी समाज के 32,000 एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 साल में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बनी है। हर दिन एक नई आईटीआई बनी है। हर 2 दिन में एक नया कॉलेज खुला है। सोचिए, एससी, एसटी, ओबीसी हमारे युवा युवतियों के लिए कितनी वृद्धि हुई है, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम हर योजना के पीछे लगे हैं 100% सिचुएशन, 100% उसको लागू करें। उसके जो भी लाभार्थी हैं वो उसमें छूट न जाए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। पहले, ताकि हम चाहते हैं कि जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। अगर योजना है, उसका हक है, तो उस तक पहुंचना चाहिए। 1 रुपया और 15 पैसा वाला खेल नहीं चल सकता। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, मॉडल ही ऐसा बनाया कि कुछ ही लोगों को दो, औरों को तड़पाओ और तुष्टीकरण की राजनीति करो। देश विकसित भारत बनाने के लिए तुष्टीकरण से मुक्ति पानी होगी। हमने रास्ता चुना है संतुष्टीकरण, तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण। और उस रास्ते पर हम चले हैं। हर समाज, हर वर्ग के लोगों को बिना भेदभाव के जो उसके हक का है वो उसको मिलना चाहिए। ये है संतुष्टीकरण। और मेरे हिसाब से जब मैं 100% सैचुरेशन की बात करता हूं तो उसका मतलब होता है एक असल में सामाजिक न्याय है, ये असल में सेकुलरिज्म है और असल में ये संविधान का सम्मान है। आदरणीय अध्यक्ष जी, संविधान की भावना है सबको बेहतर स्वास्थ्य मिले, और आज कैंसर डे भी है। देश भर में और दुनिया भर में आज हेल्थ को लेकर के काफी चर्चा भी हो रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो गरीब को, बुजुर्गों को आरोग्य की सेवाएं देने मिले उसमें अड़ंगे डाल रहे हैं, और वो भी अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण। आज आयुष्मान से देश के 30,000 अस्पताल जुड़े हैं और अच्छे स्पेशलाइज्ड प्राइवेट अस्पताल जुड़े हैं, जहां आयुष्मान कार्ड वाले को मुफ्त इलाज मिलता है। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने अपने संकुचित मानस के कारण, कुनीतियों के कारण गरीबों के लिए इन अस्पतालों के दरवाजे बंद करके रखे हुए हैं, और इसका नुकसान कैंसर के मरीजों को उठाना पड़ा है।
पिछले दिनों पब्लिक हेल्थ जर्नल लैंसेट की स्टडी आई है। उसका कहना है कि आयुष्मान योजना से समय पर कैंसर का इलाज शुरू हो रहा है। सरकार कैंसर की जांच कराने के संबंध में बहुत ही गंभीर है, क्योंकि जितना जल्दी जांच हो, जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो, हम कैंसर पेशेंट को बचा सकते हैं। और लैंसेट ने आयुष्मान योजना को क्रेडिट देते हुए कहा है कि भारत में इस दिशा में बहुत बड़ा काम हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बजट में भी हमने कैंसर की दवाइयों को सस्ते करने की दिशा में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया। इतना ही नहीं, एक महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया है वो आने वाले दिनों में, और जब आज कैंसर डे है तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, सभी माननीय सांसद इसका लाभ ले सकते हैं अपने इलाके के ऐसे मरीजों के लिए। और वो है मरीजों को, आप जानते हैं अस्पताल उतने नहीं होने के कारण भी काफी दिक्कत रहती है बाहर से आने वाले पेशेंट को। 200 डे केयर सेंटर बनाने का निर्णय इस बजट में किया गया है। ये डे केयर सेंटर पेशेंट को भी, उसके परिवार को भी बहुत बड़ी राहत देने वाला काम करेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, राष्ट्रपति जी के भाषण की चर्चा के समय यहां विदेश नीति की भी चर्चा हुई, और कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूं, अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा, एक किताब जरूर पढ़ें। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री, और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे, इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि जरा ये किताब पढ़िए। आदरणीय अध्यक्ष जी, गोरा है, गोरा है, गोरा है, अब मत बोलो। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद एक महिला राष्ट्रपति जी
एक गरीब परिवार की बेटी, उनका सम्मान न कर सके, आपकी मर्जी, लेकिन क्या क्या कहकर उनको अपमानित किया जा रहा है। मैं राजनीतिक हताशा निराशा समझ सकता हूं, लेकिन एक राष्ट्रपति के खिलाफ क्या कारण है? क्या कारण है? आदरणीय अध्यक्ष जी, आज भारत इस प्रकार की विकृत मानसिकता को छोड़ करके, उस सोच को छोड़ करके, विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहा है। अगर आधी आबादी उसको अगर पूरा अवसर मिले तो भारत 2 गुनी रफ्तार से आगे बढ़ सकता है, और ये मेरा विश्वास है। 25 साल से इस क्षेत्र में काम करने के बाद मेरा विश्वास और दृढ़ हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले 10 साल में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अब तक 10 करोड़ नई महिलाएं एसएचजी में जुड़ी है, और ये महिलाएं वंचित परिवारों से, ग्रामीण बैकग्राउंड से, समाज के अंतिम पायदान पर बैठी इन महिलाओं का सामर्थ्य बढ़ा, उनका सामाजिक स्तर भी ऊपर उठा, और सरकार ने इनकी मदद 20 लाख रुपए तक बढ़ा दी है, ताकि वो इस काम को आगे बढ़ा सके, उनकी कार्यक्षमता बढ़े, उसका स्केल बढ़े। उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं, और उसका आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में लखपति दीदी अभियान की चर्चा की है। हमारी नई सरकार तीसरी बार बनने के बाद अब तक जो जानकारियां रजिस्टर हुई है, उस हिसाब से 50 लाख से ज्यादा लखपति दीदी की जानकारी हम तक पहुंची है, और जब से मैंने इस योजना को आगे बढ़ाया है, अब तक करीब करीब 1.25 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं, और हमारा लक्ष्य है कि हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, और इसके लिए आर्थिक कार्यक्रमों का बल दिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज देश के अनेक गांवों में ड्रोन दीदी की चर्चा हो रही है। एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन गांवों में आया है। महिला के हाथ में ड्रोन चलाते हुए देख के गांव के लोगों का महिला के प्रति देखने का नजरिया बदल रहा है, और आज नमो ड्रोन दीदी खेतों में काम कर करके लाखों रुपया कमाने लगी हैं। मुद्रा योजना भी नारी शक्ति के लिए, उसके सशक्तिकरण की बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। करोड़ों महिलाएं पहली बार मुद्रा योजना लेकर के उद्योग के अंदर अपने कदम रखे हैं और उद्योगपति की भूमिका में आई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 4 करोड़ परिवारों को जो घर दिए, उसमें से करीब करीब 75% मकान ऐसे हैं जिसके मालिकाना हक महिलाओं को मिला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये बदलाव 21वीं सदी के सशक्त भारत की नींव रख रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, विकसित भारत का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उसको सशक्त बिना किए बिना हम विकसित भारत का निर्माण नहीं कर सकते।
और इसलिए रूरल इकोनॉमी के हर क्षेत्र को हमने स्पर्श करने का प्रयास किया है। और हम जानते हैं रूरल इकोनॉमी में खेती किसानी का बहुत महत्व रहता है। विकसित भारत के 4 स्तंभों में हमारा किसान एक मजबूत स्तंभ है। बीते दशक में खेती के बजट में 10 गुना वृद्धि की गई है, 10 टाइम। 2014 के बाद की बात मैं बताता हूं, और ये बहुत बड़ा जंप है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जो लोग यहां किसान की बातें करते हैं, 2014 से पहले यूरिया मांगने पर लाठी पड़ती थी, रात रात कतारों में खड़ा रहना पड़ता था, और वो जमाना था जब खाद किसानों के नाम पर निकलती थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन में जवाब दिया और विपक्ष पर जमकर पलटवार किया। 15 पैसा वाला हाथ की सफाई का खेल चलता था। आज किसान को पर्याप्त खाद मिल रही है। कोविड का महासंकट आया, सारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, दुनिया में अनाप शनाप दाम बढ़ गए, और परिणाम ये हुआ कि क्योंकि हम यूरिया पर डिपेंडेंट हैं, हमें बाहर से लाना पड़ता है। आज भारत सरकार को जो बोरा यूरिया का 3,000 रुपए में पड़ता है, सरकार ने वो झेला और किसान को 300 से भी कम कीमत पर दिया है, 300 रुपए से कम। किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, किसानों को सस्ती खाद मिले, इस एक काम के लिए पिछले 10 साल में 12 लाख करोड़ रुपया खर्च किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि, उसे करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचे हैं। हमने रिकॉर्ड एमएसपी भी बढ़ाया, और पहले की तुलना में बीते दशक में 3 गुना अधिक हमने खरीदी की है। किसान को ऋण मिले, आसान ऋण मिले, सस्ता ऋण मिले, उसमें भी 3 गुना वृद्धि की गई है। पहले प्राकृतिक आपदा में किसान को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता था। हमारे सेवा काल के दौरान पीएम फसल बीमा के तहत 2 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिले हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के लिए बीते दशक में अभूतपूर्व कदम उठा गए हैं, और जो लोग संविधान की बातें करते हैं उनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, ये भी दुर्भाग्य है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने पानी की योजनाओं को लेकर इतना उनका विजन क्लियर था, इतना व्यापक था और इतना समावेशी था, जो आज भी हम लोगों को प्रेरणा देता है। और 100 से बड़ी सिंचाई परियोजना जो दशकों से लटकी हुई थी, हमने उसको पूरा करने का अभियान चलाया ताकि किसानों के खेत में पानी पहुंचे। बाबा साहब का विजन था नदियों को जोड़ने का। नदियों जोड़ने की वकालत बाबा साहब आंबेडकर ने की थी, लेकिन सालों तक, दशकों दशक बीत गए, कुछ नहीं हुआ। आज हमने केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट और पार्वती काली सिंह चंबल लिंक प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया, और मैं तो गुजरात में कई नदियों को इस प्रकार से जोड़ करके नदियों को जिंदा करने का काम करने का मेरा सफल अनुभव भी रहा है।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हर देशवासी का इस सपना होना चाहिए, हम सबका सपना होना चाहिए कि दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर मेड इन इंडिया फूड पैकेट क्यों न हो। आज मुझे खुशी होती है जब भारत की चाय, इसके साथ साथ अब हमारी कॉफी भी दुनिया में अपनी महक फैला रही है, बाजारों में धूम मचा रही है। इवन हमारा टर्मरिक कोविड के बाद सबसे ज्यादा मांग बढ़ी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप जरूर देखेंगे आने वाले समय में हमारा प्रोसेस सी फूड, और जिसको लेकर कुछ लोगों को पता नहीं कब क्यों दर्द हुआ, बिहार का मखाना दुनिया में पहुंचने वाला है। हमारा मोटा अनाज यानी श्री अन्न, ये भी दुनिया के बाजारों में भारत की शान बढ़ाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विकसित भारत के लिए फ्यूचर रेडी शहर वो भी बहुत जरूरी है। हमारा देश बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ रहा है और इसे चुनौती और संकट नहीं मानना चाहिए, इसे अवसर मानना चाहिए और हमने उस दिशा में काम आगे करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार अवसरों का प्रसार होता है। जहां कनेक्टिविटी बढ़ती है वहां संभावनाएं भी बढ़ती हैं। दिल्ली यूपी को जोड़ने वाली पहली नमो रेल, उसका लोकार्पण था और मुझे भी उसमें यात्रा करने का अवसर मिला। ऐसी कनेक्टिविटी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के सभी प्रमुख शहरों को पहुंचे, ये हमारी आने वाले दिनों की जरूरत है और हमारी दिशा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 10 साल में दिल्ली का नेटवर्क डबल हुआ और आज टियर 2, टियर 3 सिटी में भी मेट्रो नेटवर्क पहुंच रहा है। आज हम सभी गर्व कर सकते हैं, आज भारत का मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर पार कर गया और इतना ही नहीं, वर्तमान में 1000 किलोमीटर और उस पर भी काम चल रहा है, यानी हम कितना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रदूषण को कम करने की दिशा में भी कई इनिशिएटिव भारत सरकार ने लिए। 12,000 इलेक्ट्रिक बस हमने देश में दौड़ाना शुरू किया है और दिल्ली को भी बड़ी सेवा करी है, हमने दिल्ली को भी दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में एक नया अर्थव्यवस्था हमेशा समय समय पर उसका विस्तार होता रहता है। आज बड़े शहरों में गिग इकोनॉमी एक महत्वपूर्ण एरिया डेवलप हो रहा है। लाखों युवा इसमें जुड़ रहे हैं। हमने इस बजट में कहा है कि ई श्रम पोर्टल पर ऐसे गिग वर्कर अपनी रजिस्ट्री करवाएं और वेरिफिकेशन के बाद उनको इस न्यू एज सर्विस इकोनॉमी है उसको हम किस प्रकार से सहायता कर सकें और उनको एक आईडी कार्ड मिले ई श्रम पोर्टल पे आने के बाद। और हमने कहा है कि इन गिग वर्कर्स को आयुष्मान योजना का भी लाभ दिया जाएगा ताकि गिग वर्कर को एक सही दिशा में जाने की सुविधा मिलेगी। और एक अनुमान है कि आज देश में करीब करीब 1 करोड़ गिग वर्कर है और उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एमएसएमई सेक्टर बहुत बड़ी मात्रा में जॉब के अवसर लेकर आता है और ये ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं।
ये छोटे उद्योग आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक है। देश की अर्थव्यवस्था में हमारा एमएसएमई सेक्टर बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। हमारी नीति साफ है, एमएसएमईज को सरलता, सहूलियत और संबल, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोजगार की संभावना है। और इस बार हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग उस पर बल दिया है और एक मिशन मोड में हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब कि एमएसएमईज को बल देना और एमएसएमईज के माध्यम से अनेक नौजवानों को रोजगार देना और स्किल डेवलपमेंट से रोजगार के लिए नौजवानों को तैयार करना, ऐसे पूरी इकोसिस्टम को हम बल देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर में सुधार के लिए कई पहलुओं पर हमने काम शुरू किया है। एमएसएमई के लिए क्राइटेरिया 2006 में बनाया गया था, उसे अपडेट नहीं किया गया। पिछले 10 वर्षों में इस क्राइटेरिया में हमने 2 बार अपग्रेडेशन करने का प्रयास किया और इस बार एक बहुत बड़ा जंप लगाया है। पहली बार 2020 में, दूसरी बार इस बजट में हमने एमएसएमई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। हर तरफ उनको आर्थिक सहायता दी जा रही है। एमएसएमई के सामने चुनौती फॉर्मल फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी की रही है। कोविड के संकट के काल में एमएसएमई को विशेष बल दिया गया। हमने खिलौना उद्योग उसको एक विशेष बल दिया। हमने कपड़ा उद्योग को विशेष बल दिया। उनको कैश फ्लो की कमी नहीं होने दी और बिना किसी गारंटी को लोन दिया। हजारों उद्योगों में लाखों नौकरियों की संभावनाएं बनी और नौकरियां सुरक्षित भी हुई। छोटे उद्योग, उनके लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट गारंटी कवरेज, उस दिशा में हमने कदम उठाए जिसके कारण वो अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिले और वो गैर जरूरी नियमों को कम करने का कारण उनका एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ जो रहता था, एक आध व्यक्ति को उनको काम पर पैसा देना पड़ता था, वो भी बंद कर दिया गया। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए जो हमने नई नीतियां बनाई है, आपको खुशी होगी, एक समय था 2014 के पहले खिलौने जैसी चीजें हम इंपोर्ट करते थे। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे देश के खिलौने बनाने वाले छोटे उद्योग आज दुनिया के अंदर खिलौने एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और आयात में बहुत बड़ी गिरावट आई है। निर्यात में करीब 239% वृद्धि हुई है। एमएसएमई के जरिए संचालित ऐसे कई सेक्टर्स हैं जो दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहे हैं। मेड इन इंडिया कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स के सामान आज दूसरे देशों के जीवन का हिस्सा बन रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए देश आगे बढ़ रहा है और बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत का सपना ये कोई सरकारी सपना नहीं होता है, वो 140 करोड़ देशवासियों का सपना है और इस सपने को हम सब ने जितनी ऊर्जा दे सकते हैं देने का प्रयास करना है। और दुनिया में उदाहरण है, 20-25 साल के कालखंड में दुनिया के कई देश विकसित बनकर के दिखाया है। तो भारत के पास तो सामर्थ्य अपार है। हमारे पास डेमोग्राफी है, डेमोक्रेसी है, डिमांड है, हम क्यों नहीं कर सकते। इस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है और हम भी 2047 जब देश आजाद होगा, तब आजादी के 100 साल होंगे जब, तब हम
विकसित भारत बन के रहेंगे, ये सपने लेकर के चलना चाहिए। और आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं विश्वास से कहता हूं, हमें और बड़े लक्ष्य पार करने, और हम करके रहेंगे। और माननीय अध्यक्ष जी, ये तो अभी हमारी तीसरी ही टर्म है। हम देश की आवश्यकता के अनुसार आधुनिक भारत बनाने के लिए, सक्षम भारत बनाने के लिए और विकसित भारत का संकल्प साकार करने के लिए हम आने वाले अनेक वर्षों तक जुटे रहने वाले हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सभी दलों से आग्रह करता हूं, सभी नेताओं से आग्रह करता हूं, देशवासियों से आग्रह करता हूं, अपनी अपनी राजनीतिक विचारधाराएं होंगी, अपने अपने राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, लेकिन देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। हम सबके लिए देश सर्वोपरि है और हम मिलकर के विकसित भारत के सपने को, अपना 140 करोड़ देशवासियों का सपना भी अपना सपना, इस सपने को लेकर के चल पड़े। देश विकसित होगा, हमारे बाद की जो पीढ़ियां होगी वो कहेगी कि 2025 में एक संसद ऐसी थी जहां बैठा हुआ हर सांसद विकसित भारत के सपने के लिए, पूरा करने के लिए काम कर रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपना धन्यवाद व्यक्त करते हुए आपका भी आभार व्यक्त करता हूं, सदन का भी आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रस्ताव पर श्री अमरा राम जी, प्रोफेसर सौगत राय जी, श्री एन.के. प्रेमचंद्र जी, सुधाकर सिंह जी, श्री लालजी वर्मा, विशाल दादा, प्रकाश बाबू पाटिल एवं टी सुमिति ने अनेक संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। अब मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधनों को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ।